गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का एक बार फिर से इतिहास की कक्षा में स्वागत है। हम कक्षा 10 जमा 2 का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, जिसमें हमने अभी तक महाजनपदों, नंदवंश, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के राज्य के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया था। अशोक का क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, आज हम अशोक और मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड बहुत ज़रूरी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी है। एग्जामिनेशन में ये 4-5 जो भी टॉपिक हम करेंगे, ये सारे के सारे सब टॉपिक्स जो हम करने जा रहे हैं, सारे के सारे एग्जामिनेशन में आते हैं। आज के जो हमारे सब टॉपिक रहेंगे वो है, सबसे पहला अशोक का धम्म। अशोक के धम्म के बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो अशोक का धम्म है, ये बौद्ध धर्म नहीं है, बल्कि बौद्ध धर्म के अलावा भी अशोक ने एक धम्म की स्थापना की, जिसमें सभी धर्मों के अच्छे अच्छे सिद्धांत लिए थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अशोक के शिलालेख और अभिलेखों के बारे में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है 4 नंबर के और 5 नंबर के क्वेश्चन में, अशोक की महानता के क्या कारण थे, उसको महान क्यों कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक प्रबंध या मौर्य साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार का था, क्योंकि एग्जामिनेशन में जब हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं टॉपिक्स, ये एग्जामिनेशन में 4 या 5 नंबर के क्वेश्चंस में आते हैं। तो सबसे पहले हम मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक प्रबंध पढ़ने जा रहे हैं। मौर्य सम्राट न केवल महान राजा थे, बल्कि वो बहुत कुशल शासन प्रबंधक भी थे। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक भारत के ऐसे शासक रहे हैं जिन्होंने बहुत ही सुनियोजित तरीके से अपना शासन प्रबंध एस्टेब्लिश किया था। मौर्य शासन प्रबंध में सबसे पहले हम पढ़ेंगे केंद्रीय शासन प्रबंध, जिसमें राजा, उसकी शक्तियां, मंत्री परिषद के महत्वपूर्ण जो मंत्री थे उनके बारे में। उसके बाद प्रांतीय शासन प्रबंध। प्रांतीय शासन प्रबंध जो जिसमें हम पढ़ेंगे कि मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 प्रांतों में और अशोक के समय 5 प्रांतों में बंटा हुआ था। मतलब उन्होंने अपने साम्राज्य का विभाजन प्रांतों में किया था। नेक्स्ट इसमें जिला शासन प्रबंध कैसा था उनका, उसको भी हम पढ़ेंगे। वित्तीय शासन प्रबंध कैसा था, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो मौर्य साम्राज्य का शासन प्रबंध कैसा, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं केंद्रीय शासन प्रबंध। केंद्रीय शासन प्रबंध में केंद्रीय शासन प्रबंध में सबसे शक्तिशाली राजा होता था। मतलब राजा ऑल इन ऑल होता था। आप ये समझ लो कि उस समय जो शक्ति थी राजा के पास वो असीमित थी। उनका कोई भी ऐसा नहीं जैसे आज की डेट में प्रधानमंत्री की जो शक्तियां रहती है वो संविधान के अनुसार दी गई है, लेकिन उस समय राजा के पास असीमित शक्तियां थी और सबसे शक्तिशाली वो रहता था। उसके मुंह से निकले हुए शब्द जो थे कानून, लेकिन प्रजा की भलाई के लिए वो काम करते थे। और इसके अलावा प्रजा के सुख में ही अपना सुख समझते थे, क्योंकि उस समय के राजा बड़े ओविडियंट होते थे, जो प्रजा की भलाई में अपना जो पूरा जीवन है उसको समर्पित, जिस प्रकार से अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात उसने लोगों की भलाई के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया। और दूसरा इसमें रहेगा मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, अब इतने बड़े साम्राज्यों को अकेले तरीके से चलाना बहुत मुश्किल होता है, तो अपने सलाहकारों की जरूरत होती थी। उस समय बहुत सारे मंत्री नियुक्त किए थे मौर्य सम्राटों ने, लेकिन ये जो मंत्री थे इनको अलग अलग विभाग दिए गए थे, और उन विभागों के बारे में ये राजा को केवल परामर्श दे सकते थे, एडवाइस दे सकते थे। उस एडवाइस को मानना या ना मानना वो सारा डिपेंड करता था राजा के ऊपर। तो सबसे जो महत्वपूर्ण मंत्री रहा है पहला, वो था प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की बात करें तो जितने भी राज्य में जितने भी कार्य होते थे वो राजा को परामर्श वो देता था अपने प्रत्येक कार्य के लिए।
राजा को परामर्श देता, जितने भी मंत्री होते थे उन मंत्रियों के कार्य के ऊपर भी निगरानी वो रखता था। तो अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री महान विद्वान कौटिल्य रहे हैं। उनको भारत का सबसे प्रसिद्ध विद्वानों में से एक माना जाता है। ठीक है, तो राजा के बाद सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट जो इसमें मंत्री रहता है वो पुरोहित था, जो राजा को धार्मिक मामलों में परामर्श देता था कि किस तरीके से जो है वो धार्मिक मामलों में राजा को अपने कर्तव्य निभाने चाहिए। सेनापति, ये सेना का मुख्य होता था, सारी सेना को ये देखता था, लेकिन राजा को जो है वो मुख्य सेनापति माना जाता था। ये लेकिन सेना के मुद्दों के ऊपर सेनापति राजा को परामर्श देता था और लीड भी करता था कई युद्धों को। सनिधत्ता, हालांकि अशोक के समय में सेनापति की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अशोक ने हमेशा के लिए युद्ध का त्याग कर दिया था। सनिधत्ता, ये बहुत ज़रूरी है दोनों, सनिधत्ता और समाहर्ता, आपने ध्यान से सुन लेना है। एग्जामिनेशन में 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार MCQ में भी पूछा जाता है। तो सनिधत्ता राज्य का प्रधान कोषाध्यक्ष था। राज्य का जितना भी कोष रहता था वो सारा सनिधत्ता उसको मेंटेन करता था। समाहर्ता, वो कर निर्धारक था, मतलब कर किस प्रकार के कर लगाने चाहिए जनता के ऊपर, वो सारा उसके ऊपर डिपेंड होता था, वो प्लान करता था, राजा को एडवाइस भी देता था। अमात्य, वो न्याय और प्रशासकीय मंत्री होता, न्याय देना कानून के अनुसार, उसके लिए अमात्य जो था राजा को एडवाइस देता था। दंडपाल पुलिस विभाग का मुखिया होता था। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो ये उस समय के महत्वपूर्ण मंत्री। इसके अलावा तीर्थ भी होते थे, हालांकि यहाँ पे बहुत वो राजा को जो है वो सहायता करते थे विभिन्न कार्यों में, तीर्थ। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं प्रांतीय शासन प्रबंध। तो केंद्रीय शासन प्रबंध आप लोगों को समझ आ गया होगा। सबसे पहले राजा, फिर मंत्री परिषद में जो महत्वपूर्ण थे प्रधानमंत्री, पुरोहित, सेनापति, सनिधत्ता जो कोषाध्यक्ष होता था, समाहर्ता जो कर्ण निर्धारण करता था, अमात्य और दंडपाल। प्रांतीय शासन प्रबंध की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य, जैसा कि मैंने पहले बताया, 4 प्रांत थे। मध्य प्रांत जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, ये मगध था एक्चुअली में, मध्य प्रांत। मगध प्रांत के नाम से इसको जाना जाता है, मगध। दूसरा था इसमें उत्तरी पश्चिमी प्रांत। उत्तरी पश्चिमी प्रांत की राजधानी तक्षशिला थी। ये बहुत जरूरी था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि तक्षशिला एक विश्वविद्यालय है। पूर्वी प्रांत में की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिण प्रांत की राजधानी स्वर्णगिरी थी। उसके बाद कलिंग प्रांत की राजधानी तुशाली थी। तो इस प्रकार से ये प्रांत रहे हैं मौर्य साम्राज्य के। और प्रांत के मुखिया को कुमार कहा जाता था और इन पदों पर ज़्यादातर राजकुमारों को नियुक्त किया जाता था। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि उज्जैन और तक्षशिला पर अशोक और सुसीम को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना कुमार नियुक्त किया था, जो प्रांतों का सारा एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे। वहाँ पे शांति कायम करना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, इट्स ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कुमार। ठीक है, तो प्रांतीय शासन प्रबंध में इतना सा है। फिर जिला शासन प्रबंध की हम बात करें तो जिलों का जो प्रशासन था, जिलों को उस समय जनपद कहा जाता था और उसके मुखिया को प्रादेशिक कहा जाता था। एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि मौर्य काल में जिलों के मुखियों को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, प्रादेशिक। ठीक है, राजुक, जिलों में एक और अधिकारी होता है जिसे राजुक कहा जाता था, जो भूमि का सर्वेक्षण करता था। इसके अलावा युक्त होता था जो लेखाधिकारी था, और लेखाधिकारी के रूप में वो कार्य करता था, लेखा जो का सारा वही रखता था। नेक्स्ट वित्तीय शासन प्रबंध की हम बात करें, बहुत अच्छे तरीके से इसको उन्होंने प्लान किया था और प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट भी किया था कि भूमि की उत्पादकता के अनुसार, जैसे ऐसा नहीं कि बंजर भूमि पे भी वो एक जैसा कर निर्धारित करते थे, वो भूमि की क्वालिटी की वहाँ पे कितनी प्रोडक्शन होती है उसी हिसाब से कर निर्धारित किया जाता था, जो 1/4 से लेकर 1/6 भाग तक होता था। तो 1/6 भाग मैक्सिमम जगह होता था। जो ऐसा भी माना जाता है कि प्राचीन काल में सबसे कम टैक्स जो कर है वो मौर्य शासक लेते थे। तो ये, हालांकि इसके अलावा न्याय शासन प्रबंध की बात करें, बहुत अच्छा, बड़े अच्छे तरीके से लोगों को न्याय देते थे। नगरों का प्रबंध बहुत बढ़िया था, दंडपाल वहाँ पे कार्य करता था। तो ये केंद्रीय एडमिनिस्ट्रेशन, प्रांतीय प्रबंध,
जिला प्रबंध और वित्तीय प्रबंध के बाद, हालांकि प्रादेशिक एक प्रबंध है जिसमें गांव के मुखिया होता था जो गांव का हिसाब किताब देखता था। तो इस प्रकार से ये ज़रूरी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है, आप लोगों ने इसको ध्यान से कर लेना है। उसके बाद है अशोक तथा बौद्ध धर्म का प्रसार। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए, क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। उसने एक तो युद्ध का त्याग हमेशा के लिए कर लिया और बौद्ध धर्म को उसने अपनाया। उसका मुख्य कारण ये माना जाता है कि बौद्ध धर्म का जो मुख्य सिद्धांत एक रहा है वो अहिंसा है। तो अहिंसा को फॉलो करने के लिए, नॉन वायलेंस को फॉलो करने के लिए महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म, हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उसके एक कजन थे, उन्होंने कन्विंस किया था अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए। तो उसमें क्या उन्होंने किया, सबसे पहले तो उन्होंने राज्य धर्म घोषित कर दिया कि राज्य का जो धर्म रहेगा वो बौद्ध है, इसलिए बहुत सारे लोग उसमें सम्मिलित हो गए। शिलालेखों, अभिलेखों और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को खुदवाना, शिलालेखों और अभिलेखों पर उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के सिद्धांतों को खुदवाया। आप देख सकते हो एक पिक्चर मैंने डाली है ये वाली, तो ये पिक्चर में जो आपको दिख रहा है लिखा हुआ, ये क्या है, ये बौद्ध धर्म के सिद्धांत है। धर्म यात्राएं, धर्म यात्राएं अशोक ने की बौद्ध धर्म के उन स्थानों से जो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड थे, जैसे लुम्बिनी, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, बोध गया उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, सारनाथ में उन्होंने ज्ञान दिया था, और कुशीनगर में उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था, उनकी मृत्यु हुई थी, निर्वाण प्राप्त हुआ था, मुक्ति प्राप्त हुई थी। बौद्ध विहारों और स्तूपों का निर्माण करवा के भी अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अशोक ने अपने शासनकाल में बहुत सारे बौद्ध विहारों और स्तूपों का निर्माण किया। सब कई इतिहासकारों का मानना है कि 80,000 स्तूपों का निर्माण, बौद्ध विहारों का निर्माण जो है वो अशोक के द्वारा करवाया गया है। और एक और महत्वपूर्ण जो उपलब्धि मानी जाती है बौद्ध धर्म के प्रसार में महात्मा अशोक की, वो था तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन। 3 बड़ी सभाएं हुई है, 4 बड़ी सभाएं हुई है बौद्ध धर्म की, जिसमें से जो पहली है वो अजातशत्रु के समय हुई थी 487 ईस्वी पूर्व में। दूसरी 387 ईस्वी पूर्व में कालाशोक के टाइम हुई थी। और दूसरी पहली जो महासभा थी बौद्ध धर्म की, दैट वाज हेल्ड द टाइम ऑफ अजातशत्रु के समय हुई थी 487 ईस्वी पूर्व में, आप लोगों ने याद रखना है। दूसरी बौद्ध सभा 387 ईस्वी पूर्व में हुई थी कालाशोक के समय, वो भी मगध का एक महान शासक था। तीसरी बौद्ध सभा अशोक के शासनकाल में हुई 251 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। उसके इस सभा की, ये पाटलिपुत्र में हुई थी और इसके अध्यक्ष, इस सभा के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस थे। और जो चौथी महासभा है वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी कुषाण वंश में, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और उसी की वजह से बौद्ध धर्म भारत और विदेशों में बहुत फैल गया। इवन उन्होंने विदेशों में प्रचार करने के लिए अपनी पुत्री संघमित्रा और राहुल, अपने बेटे को श्रीलंका भेजा, और धार्मिक जो धर्म महापात्र थे जो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं देते थे उनको नियुक्त किया। तो बौद्ध धर्म के प्रचार में महात्मा अशोक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेक्स्ट हमारे पास रहा है अशोक का धम्म और सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है। ये जो धम्म था, मैंने पहले बोला कि बौद्ध धर्म से अलग रहा है, इसमें सभी धर्म के अच्छे अच्छे सिद्धांत लिए गए हैं। और सिद्धांत क्या थे, बड़े आसान है। बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना, सत्य, अहिंसा, दान, पवित्र जीवन देना और कर्म सिद्धांत में विश्वास, ठीक है। कि अशोक का मानना था कि हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, छोटों से प्रेम करना चाहिए। तो अपनी इन शिक्षाओं को उसने धर्म महामात्रों के द्वारा लोगों तक पहुंचाया भी। नेक्स्ट जो सबसे ज़रूरी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में 5 नंबर का आता है, इसका अगर नोट्स आप लोगों को चाहिए होगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें बेटा यूट्यूब में, तो इसके जो नोट्स है वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। बाकी तो जितना भी आज हमने किया सारे नोट्स टाइप में ही आप लोगों ने करने हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए नहीं ये किया क्योंकि इसके पॉइंट्स हमने पहले भी, जैसे विशाल साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य बहुत विशाल था, चंद्रगुप्त मौर्य ने हालांकि बहुत आगे तक पहुंचा दिया था, लेकिन अशोक ने कलिंग को जीतकर इसको और ज़्यादा स्प्रेड किया। सुदृढ़ शासन व्यवस्था, मैंने पहले ही बताया कि बहुत अच्छी शासन व्यवस्था स्थापित की थी
अशोक ने अशोक का धम्म, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा, कि उसने अपना एक धम्म एस्टेब्लिश किया, बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कला के क्षेत्र में आप देख सकते हैं, एक पिक्चर मैंने डाली है, ये स्तंभ है, अशोक स्तंभ, ठीक है, सारनाथ में मिले हैं और सारनाथ में स्थित है। इस प्रकार के बहुत सारे अभिलेखों, शिलालेखों, स्तंभ लेखों को एस्टेब्लिश करवाया अशोक ने। और सांची स्तूप अपने आप में एक आश्चर्यजनक एस्टेब्लिशमेंट रही है, स्थापना रही है अशोक के शासनकाल की, जो कि मध्य प्रदेश में, इससे पहले भी हमने इसके बारे में सुना है। तो शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में तक्षशिला विश्वविद्यालय को उसने और ज़्यादा प्रमोट किया। नालंदा विश्वविद्यालय, हालांकि अपना वो खो रहा था, लेकिन फिर भी नालंदा विश्वविद्यालय, है ना। और शांति की नीति अपनाना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, कि इतने बड़े साम्राज्य पर शासन करते हुए एक भी युद्ध नहीं लड़ा कलिंग युद्ध के पश्चात। तो ये अपने आप में ही उसको महान बनाता है। महान वो नहीं होता है कि जो युद्ध जीतकर जो है शांति बनाता है, बल्कि बिना युद्ध लड़े शांति एस्टेब्लिश करने वाले को ही महान कहा जाता है, और वो अशोक था। इसी कारण अशोक को भारत का सबसे महान शासक माना जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वह है अशोक के अभिलेख। मैंने पहले भी बताया, अशोक ने बहुत सारे एस्टेब्लिशमेंट करवाई, स्तंभ लेखों, शिलालेखों और अभिलेखों की। ये सारे के सारे उसने राज्य मार्गों, जो राज्य मार्ग थे, चौराहे थे, या फिर ऐसे स्थान थे जहाँ पे लोग ज़्यादा मूवमेंट करते थे, वहाँ पे उसने 2 भाषाओं, ब्राह्मी और खरोष्टी, बाद में अरामाइक भाषाओं में भी अभिलेख लिखे थे। जो ब्राह्मी लिपि है, इसको बड़े बाद में 1836-37 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी, 1836 लिखा मैंने, 37 होना चाहिए यहाँ पे, 1837, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। तो 1837 ईस्वी में ईस्ट इंडिया के एक अधिकारी थे जेम्स प्रिज्म, उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को लिखा। ये जो लिपियाँ थी, ये राइट टू लेफ्ट, मतलब बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी ये। और ये बड़ी ही लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी। और जेम्स प्रिज्म एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, जिन्होंने इन अभिलेखों को पढ़ने में सफलता हासिल की और मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारियाँ प्राप्त हुई। तो आज के लिए ये टॉपिक थे हमारे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। आप लोगों ने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेटा तैयारी कर लेनी है। नोट्स ये बने हुए हैं, एक क्वेश्चन के नोट्स अगर आपको चाहिए होंगे तो आपने ज़रूर मुझे कमेंट करना है, और वो आपको मिल जाएंगे। और साथ साथ में आप लाइक भी करते रहे, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बना रहे। आपको वर्कशीट दे दी गई है, वो भी आप लोगों ने अटैम्प्ट कर लेना है। थैंक यू।